नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। क्षमा चाहूँगा मेरा गला थोड़ा-सा खराब है तो आज आवाज़ थोड़ा-सा अलग आपको लग रही होगी। संडे का दिन है और आपको राजीव जी के प्रोग्राम का बड़ा बेसब्री के साथ इंतज़ार रहता है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, आप लोग जानते हैं और फिर वो ज्योतिष शास्त्र में अध्यात्म की दुनिया में आ गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ज्योतिष में रुचि हो तो ये कार्यक्रम देखिए, नहीं रुचि हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है इसलिए ये कार्यक्रम करता हूँ। राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियाँ गलत हुई हैं, कुछ सही हुई हैं। आपको बातें सुनकर उनकी शायद अच्छा ही लगेगा। आज के इस प्रोग्राम में राजीव जी ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गौतम अडानी इन सबकी जन्मपतियों की विस्तार से चर्चा की है। तो चलते हैं राजीव जी के पास, जानते हैं इन सब का हाल और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए राजीव जी की बातें सुनते हैं। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। बहुत सारे सवाल हैं, पिछली बार कुछ सवाल छूट गए थे प्रोग्राम में। ख़ास तौर पे लोग प्रियंका गांधी के बारे में जानना चाहते थे। हाँ। प्रियंका गांधी एमपी बन गईं। आपने बहुत पहले कहा था कि प्रियंका गांधी की ज़िंदगी में राजयोग है और वो पार्लियामेंट में आएँगी, हल्ला मचा देंगी। तो हुँ। प्रियंका गांधी आ गई पार्लियामेंट में, आपकी बात सच हुई। आते ही उन्होंने कमाल कर दिया, अपने क्षेत्र की समस्याएँ जो थीं, उनके हुँ। लोगों को लेकर वो वहाँ के एमपी को सबको लेकर वो अमित शाह से मिलने पहुँच गईं। अमित शाह से ओहो! ज्ञापन पहुँच गईं। कभी ऐसा नहीं होता था कि राहुल गांधी कभी नहीं जाते इस तरह, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लोग चौंके। अमित शाह भी घबरा गए होंगे कि कहाँ प्रियंका गांधी आ गई मेरे पास। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी की जो एज ए पार्लियामेंट के अंदर एंट्री है, एक राजनेता के तौर पर प्रियंका गांधी का भविष्य अभी, प्रियंका गांधी की ज्योतिष जन्म पत्री के हिसाब से प्रियंका गांधी का राजनीतिक भविष्य किस तरह का आप देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले बात आपको बताता हूँ कि आपके प्रोग्राम में बिल्कुल आपने सच कहा कि मैंने वो मुझे याद है 9 जुलाई का प्रोग्राम था, जो लगभग 30-35 लाख लोगों ने देखा था। उस प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भी प्रियंका गांधी का मार्च 2024 के बाद में, मुझे याद है 5 मार्च को उनकी दस्तक सूर्य की दशा शुरू हुई थी, होने वाली थी। तो मैंने कहा था 5 मार्च 2024 के बाद प्रियंका गांधी का राजनीति में जबरदस्त उछाल आने वाला है उनके ग्राफ में। तो आपको मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में इस प्रश्न को छोड़ दिया था क्योंकि समय ज्यादा हो रहा था। तो ये दर्शकों, ये है प्रियंका गांधी की हॉरोस्कोप। प्रियंका गांधी का जन्म जो है 12 जनवरी 1972 को शाम को 5 बजे के आसपास हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है। सेकंड हाउस में केतु, छठवें घर में चंद्रमा है उनका, सातवें घर में उनके 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, बुध और सूर्य। 8वें भाव में उनका राहु है, 9वें भाव में उनका शुक्र है भाग्य स्थान में, और 10वें भाव में उनका मंगल है, और 11वें भाव उनका शनि है। तो दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरे बच्ची की शादी में राजीव शुक्ला जी आए थे और उनकी पत्नी भी आई थी जो न्यूज़ 24 की ओनर हैं। तो ऐसे ही मैंने उन लोगों को एक दिन किसी बातचीत में ये कहा था, कई सारे लोग बैठे हुए थे वहां, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स भी। तो मैंने ये कहा था, और दर्शकों मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं, बार-बार मैंने कहा है कि जब मैं भाई-बहन की हॉरोस्कोप देखता हूं, राहुल की या प्रियंका की, तो राजनीतिक रूप से किसकी कुंडली ज्यादा मजबूत है, वो आज उसको विस्तार से दोबारा बताना चाहता हूं। तो दर्शकों यहां पर जरा देख लेना, ये ज्योतिष के प्रेमी और ज्योतिष को सीखने वालों के लिए क्लासिकल एग्जाम्पल है। राजनीति बेसिकली वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूर्व काल में सूर्य से देखी जाती थी, लेकिन वर्तमान जब डेमोक्रेसी में जनता राजा को चुनती है तो उसमें शनि का रोल आ गया। और शनि के साथ आजकल जैसे आप बीजेपी करती है ना, ईवीएम की मैनिपुलेशन, और वो वोटिंग लिस्ट में कटौती करना, और लोकल ब्यूरोक्रेसी को डराना धमकाना, ये राहु वाली राजनीति है, धोखाधड़ी की। तो इसमें दो ग्रह को देखो, राजनीति जो है वेदों के अनुसार, जो हमारे क्षत्रिय धर्म कहे गए हैं संजय जी, उसमें राजा क्षत्रिय धर्म में आता था और ब्यूरोक्रेसी भी क्षत्रिय धर्म में आती है। तो क्षत्रिय दो ग्रह हैं वैदिक ज्योतिष में दर्शकों, सूर्य और मंगल। तो ब्यूटी क्या है प्रियंका गांधी की कुंडली में, एक क्षत्रिय ग्रह मंगल 10वें भाव में बैठा है और लगन पर दृष्टि दे रहा है, और दूसरा क्षत्रिय ग्रह सूर्य बृहस्पति के साथ 7वें भाव में बैठा है और लगन पर दृष्टि दे रहा है। उनका बुध भी लग्नेश अपने लगन को ही देख रहा है। तो दो दो मैंने इन सारे महानुभावों को जिनके साथ मैं मीटिंग में बैठा था, मैंने कहा दो दो क्षत्रिय ग्रह लगन पे जिसके दृष्टि दे रहे हो,
तो वो तो भैया महाछत्री है। महाछत्री मतलब जो चौधरियों का चौधरी है, उसको जिस दिन मौका मिले वो तो उनके अंदर ये भाई बहन के प्रति बहुत अच्छा, आपस में उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। अन्यथा जिस दिन भी डेमोक्रेटिक पावर प्रियंका को दे दी गई, तो मैं बार बार इस बात पे कायम हूं कि प्रधानमंत्री वाले गुण प्रियंका की कुंडली में ज्यादा अच्छे हैं। और प्रियंका को जिस दिन भी सत्ता मिलेगी, वो मोदी, शाह, योगी जैसे लोगों को 6 महीने नहीं लगाएंगे जेल में भेजने में। मैं दर्शकों आज बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 6 महीने नहीं लगाएंगे जेल भेजने में, क्योंकि उनकी कुंडली वास्तव में बहुत एग्रेसिव है। आज 10वें घर का मंगल, संजय जी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दो, दिग्बली होता है, मतलब उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत पावरफुल माना गया है। सूर्य जो हमारे लग्न में बहुत अच्छा माना गया है, तो सूर्य और मंगल का प्रभाव ये प्रियंका के जीवन के लिए बेहतरीन। और सूर्य की उनकी महादशा 5 मार्च 2024 से शुरू हुई है और 6 बरस की दशा है। इस 6 बरस में मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि लोग पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज या उससे भी पहले कोई महिला अच्छी ओरेटर अगर हुई है, उसको लोग भूल जाएंगे कि पार्लियामेंट की वर्किंग, डेमोक्रेसी का सम्मान और पार्लियामेंट में चढ़ के बोलना, दबंगई के साथ बोलना, ये इसमें लोग दर्शक प्रियंका के अंदर वो गुण देखेंगे। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने कितना अच्छा अपने सांसद का रोल अदा किया कि वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर के पास पहुंची ज्ञापन देने। तो ये संकेत देता है कि उनके ग्रह इतने पावरफुल हैं कि वो छोड़ने वाले नहीं है। किसी भी मुद्दे को वो इतना होंगे कि उनको ओम बिरला को भी सदन चलाना मुश्किल हो जाएगा जब वो बोलेंगी। और ये जितने भी वहां पर ये जो चमचे हैं, जो हो अल्लाह करने वाले बीजेपी के सांसद, उन लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं प्रियंका के रहते हुए। मैंने बहुत अच्छी बातें प्रियंका के बारे में बताई थी कि नॉट ओनली वो छत्री गुण वाली, बल्कि संजय जी उनकी कुंडली में जो एक तो उनका 5वां घर का स्वामी 9वें घर में, मेकिंग हर वेरी कंपेंशनेट, मतलब बहुत दयालु किस्म है, एम्पैथी है, रेस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बिलीफ इन ह्यूमन वैल्यूज, मॉरलिटी, एथिक्स एंड ग्रेट डिवोशनल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर है। शी विल बी वेरी काइंड टुवर्ड्स फीमेल, चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली पीपल। उनकी कुंडली में एक बहुत और जबरदस्त योग है। शी हैज ए एक्सचेंज ऑफ 9th हाउस एंड 12th हाउस। शी विल बी वेरी गुड इन फॉरेन डिप्लोमेसी। फॉरेन डिप्लोमेसी में बहुत पावरफुल रहेंगी। स्ट्रॉन्ग बिलीव इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वेरी सपोर्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज। शी हैज जॉइंट पॉलिटिक्स एज ए मिशन, नॉट फॉर हर पर्सनल एम्बिशन। ये इन्होंने जो हमारे जो भक्त लोग, अंधभक्त जो है चार्ज लगाते हैं इस परिवार के ऊपर, मैं बताना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी की कुंडली में एक ऐसा अच्छा योग है कि वो राजनीति में एक मिशन के लिए आई हैं। वो अपने भाई को सपोर्ट करने तो आई हैं, जो उनकी परिवार की जिम्मेदारी भी है, लेकिन साथ साथ इस देश में जितनी भी 10 साल से ज्यादा अपराध और घृणा की जो राजनीति है, उसको वॉश आउट करने आई हैं। अभी तक तो वो बाहर से देखो एक नेता की तरह प्रचार कर रही थी संजय जी, लेकिन अब वो एक डेमोक्रेटिक पोजीशन पे जा करके अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स तो यही कहते हैं जब आप एमएलए एमपी बनते हो। तो अब तो आप आने वाला देखिए जाए, और उनका जो D10 चार्ट है, जो कैरियर का चार्ट है, वो धनु लगन का है और सूर्य उनके 10वें घर में प्लेस है। तो फिर देखिए वो बार बार दिग्बली होता है। सूर्य भी एक्सपेक्टेड बाई सैटर्न, जुपिटर इज लग्ना लॉर्ड, ओन साइन, अपने साइन में बैठा। मंगल उनके 5वें घर में, एक्सपेक्टिंग मून विच इज इन 11th हाउस, वीनस मरकरी आर इन 3rd हाउस। तो ये कुंडली जो मैंने दिखाई है, इसके अनुसार प्रियंका गांधी बहुत, कहते हैं ना अपनी देसी भाषा में, धुआं धुआं काट देंगी। क्या कहते हैं? धुआं काट देंगी। तो अभी देखते जाइए कि ये पार्लियामेंट में भी बहुत जबरदस्त इसमें ओरेटरी पावर देखने को मिलने वाली है। हमारे यहाँ आप क्या धुआं काट दीजिए, हम लोग क्या निकालते हैं, धुआं निकाल देंगे। हम लोग अच्छा धुआं निकाल देंगे। हाँ, वो हमने थोड़ा धुएं से मुझे याद आया कि जब नई संसद बन रही थी, उद्घाटन हुआ था, उस समय मैंने आपका एक शो किया था और आपने कहा था कि इस नई संसद में आग का, धुएं का, बिजली के शॉर्ट सर्किट का इसका योग है। मैं चौंका भी था। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की नई संसद बनाई। और आपने, वो दर्शक देख सकते हैं राजीव जी के प्रोग्राम में, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो राजीव जी के सारे कार्यक्रम पड़े हुए हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि नई पार्लियामेंट में धुएं का योग है। और उसके कुछ दिनों बाद ही कुछ लोग कूद गए थे पार्लियामेंट में। छोटा बम कह सकते हैं, पटाखा कह सकते हैं, धुआं ही धुआं हो गया था। तो राजीव जी की वो बात सही हुई। आपने कहा था इस पार्लियामेंट में चैन से नहीं रहेंगे लोग, लगातार हंगामा होगा, शोर शराबा होगा। अब वहां पे नोटों की गड्डी मिल गई। अब 50,000 के नोटों की गड्डी पे इतना बवाल खटा हुआ है
आपको क्या लग रहा है कि वास्तव में क्या यही सीन, यही हाल बना रहेगा कि हल्ला मचता रहेगा? भाई आप देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, वो आपको रमेश बुदुड़ी जी का बयान कितना घटिया बयान था, जो उन्होंने किसी एक जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया था किसी एक सांसद के लिए। तो उससे ज्यादा मतलब लो लैंग्वेज और लो लेवल किसी पॉलिटिशियन के लिए क्या देखा जाएगा कि आप बिल्कुल सड़क छाप लोगों जैसी भाषा, लेबर क्लास वाली भाषा बोल रहे हो, तो ये स्तर है। और साथ में जिस तरह के जो लोग हैं, अभी बयानबाजी हो रही है, वो क्या देशद्रोही फलाना दिखाना, और आप 500 की गड्डी की आप बात कर रहे हो, भगवान जाने। अब आप बताइए कि जो सांसद, मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि मनु सिंघवी जी कह रहे हैं कि मैं 3 मिनट के लिए गया था, और 3 मिनट में वो एक गड्डी कहां से किसी की जेब में से गिर जाएगी? अगर उनकी पॉकेट में भी रखी हो, पर्स में तो आ नहीं सकती, सीधी सी बात है। पर्स में आ नहीं सकती, उनकी पॉकेट में होगी तो पॉकेट में से तो इतनी जल्दी गिरती नहीं है तीन। ये सब बदमाशी है। ये किसी निश्चित रूप से भाजपा के अंधभक्त और घटिया स्तर के नेता की बदमाशी है कि किसी उनको नाम को उछालना और न्यूज बनाना, क्योंकि गोदी मीडिया को तो मसाला मिलता है ना इसी तरह का, तो एक न्यूज बनाने के लिए ड्रामा रचा गया है और कुछ नहीं है। और सीसीटीवी लगे हैं। अगर धनखड़ जी, जो कि वैसे तो धनखड़ जी ने जितना अपने पद की गरिमा को गिराया है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना राज्यसभा का सभापति इतना घटिया स्तर का कभी नहीं देखा। मुझे तो शर्म आती है कि जाट लोग क्या उनको सम्मान देंगे कि कैसा घटिया जाट है ये, कि जिसको कि इसकी भाषा ही कुछ पता नहीं लगती। मतलब सारी उन्होंने गुलामी की और चरण वंदना की सीमाएं पार कर रखी हैं। बहुत ही लो स्टैंडर्ड का उनका वर्किंग रहा है धनखड़ जी का। धनखड़ जी, अगर आप मेरी आवाज सुने तो कम से कम अब आप भगवान के पास जाने के 2-4-5 साल आपके हैं, कम से कम अपने आचरण को तो सुधार लीजिए। ईश्वर को जवाब देना, इतनी चमचागिरी करना, गुलामी करना अच्छी बात नहीं है। आपको मानहानि का नोटिस भेज देंगे वो आप। नहीं, मानहानि का नोटिस की वाली कोई मैंने बात ही नहीं की। बुढ़ापे का बड़ा शरीर है, अब मरना तो सबको, मुझे भी मरना है। अब मरने के बाद भगवान के पास जाओगे। आप 5-7 साल क्यों कह रहे हैं? हो सकता है 120 साल तक वो जिए। नहीं, वो संभव ही नहीं है। इतने घटिया स्तर के आचरण को साथ में इंसान की आयु तो वैसी कम हो जाती है। घटिया आदमी लंबा नहीं जीता। नहीं ये क्योंकि टॉक्सिसिटी है ना, इसको मेंटल टॉक्सिसिटी कही गई। जिसके नेगेटिव विचार ज्यादा होते हैं तो उसके माइंड में एसिड होता है। 2 तरह का एसिड होता है, एक खाने पीने से पेट में बनता है एसिड, और एक माइंड में एसिड होता है। तो बीजेपी की कुंडली तो मैं दर्शकों को दोबारा आज दिखाने वाला हूं कि किस तरह की भाजपा की कुंडली में योगी है, जहरी जहर का योग है, विष का योग है पूरा उनके आज शरीर में। आप एक काम करिए, पहले बीजेपी की जन्मपति दिखा दीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय अच्छा जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता हाँ पार्टी बिल्कुल बिल्कुल चल रही है, हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, तो उनकी नहीं जन्मपति वो अभी बता दे। ये भाजपा की कुंडली है। ये भाजपा की कुंडली में दर्शकों देखो, तीसरे घर में सारी धमा चौकड़ी मची हुई है। तीसरे घर में इनका बकरी मंगल, राहु, जुपिटर और बकरी है, और शनि भी बकरी है। चंद्रमा इनका नीच का है। उस बकरी मंगल की जो पाप ग्रहों से, भयंकर पाप ग्रहों से पीड़ित है। मंगल जो है झगड़े का कारक होता है, झगड़ा होता है और कुतर्क भी होता है। अगर मंगल शुद्ध मंगल हो दर्शकों, आपकी जानकारी के, तो लॉजिक बहुत साउंड होते हैं। उस व्यक्ति के लॉजिक और रीजनिंग बहुत साउंड होगी जिसका मंगल मजबूत होगा। जैसे प्रियंका गांधी के मंगल पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। दर्शकों आज 2 कुंडलियों से ही आप देख लीजिए ज्योतिष को समझने के लिए। ये मंगल देखिए ध्यान से कि राहु शनि से पीड़ित है ये मंगल। इस मंगल की क्वालिटी और प्रियंका गांधी की कुंडली जो मैंने दिखाई, इसमें देख लीजिएगा। तो ऐसे लोगों के कुतर्क ज्यादा होते हैं, मतलब इलॉजिकल बात करेंगे। और तीसरा घर होता हमारी क्या नाम है, मानसिक सोच का, जो हमारा टेंडेंसी होती है माइंड की निगेटिव, और आपके एफर्ट्स करने का, प्रयास करने का भी। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा छल कपट के प्रयास करेगा, क्योंकि देखिए राहु है धोखाधड़ी का प्लेनेट, तो उनके और ये 6वें घर में दृष्टि जा रही है उस मंगल की। 6वें घर में मंगल की राशि है वृश्चिक राशि इस कुंडली में। तो इसीलिए ये पार्टी ताजीवन कभी भी ईमानदारी से चुनाव को सोच ही नहीं सकती। आप देखिए जब ये पार्टी का ग्रोथ कब हुआ है, आपको दर्शकों की जानकारी के बता दूं कि मैं तो उनके पार्टी के दफ्तर में ही बहुत जाया करता था। इन पार्टी का ग्रोथ हुआ है प्रबोध महाजन जी के टाइम में। अटल जी, अडवाणी जी और जोशी जी सीधी सादी राजनीति करने वाले लोग थे, उनके बस की बात नहीं थी। कॉर्पोरेट लॉबी की एंट्री कराने वाले प्रमोद महाजन जी थे। अब मोदी जी प्रमोद महाजन के भी बाप निकले। मोदी जी ने तो पूरा कॉर्पोरेट ही संसद में बैठा दिया है एक तरह से। ये जो प्रमोद महाजन जी के टाइम से आप देखिए, ये पार्टी सत्ता में सीटें इनकी बढ़ना शुरू हुई हैं। तो ये इस क्योंकि 1980 की कुंडली है, ये कुंडली इनका 6 अप्रैल 1980 का जन्म हुआ था बीजेपी का।
तो बीजेपी की कुंडली में मैं दर्शकों ये राइटअप आपको दिखाया भी था, और उसको आप अपने घर में नोट्स बना लीजिएगा। इसके जो मैं कह रहा हूं ये मैंने पहले भी दिखाया। इनका शनि वक्री सूर्य के नक्षत्र में, वक्री मंगल, वक्री गुरु और राहु केतु से पीड़ित होकर 3rd हाउस में है। मंगल झगड़े अन्याय का प्रतीक है। चंद्रमा जो मन का कारक है वह भी नीच का है और 6वें भाव में मंगल से पीड़ित है। अर्थात यह पार्टी जनता, लेबर क्लास, दलित, आदिवासी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की सोच रखती है। शब्द सुन लीजिए मेरी, डेमोक्रेसी को बर्बाद करने की सोच रखती है। उनका कभी सम्मान नहीं कर सकते। ये सदैव इनको क्रश करके, खत्म करके बदला लेने की भी इनकी टेंडेंसी है। मतलब ये बेसिकली विंडिक्टिव लोग हैं। मतलब किसी के प्रति लग जाए पीछे तो उसको बर्बाद करने के लिए पूरी इनके दिमाग में कोर्ट कचहरी के झूठे मुकदमे डालना, फलाना ठिकाना, ये सब जो किया है ना 10 साल में, ये कुंडली के अनुसार किया है। ये ऊपर से अपने आप से मनगढ़ंत नहीं हुआ है, वो ग्रहों ने इनसे करवा दिया है। और ये क्या है, ये इनकी कुंडली में फोबिया, स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी जैसी मानसिक बीमारी के योग के कारण भी हैं, जिन्हें मैं हर प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये संजय जी और सुन लीजिए, ये भाजपा की जो पार्टी की कुंडली है, ये लालची, स्वार्थी, भ्रष्टाचार और काले धन का संग्रह, इसके अलावा ड्रग्स, सेक्स क्राइम जैसे करने की सोच रखने वाली पार्टी है। उनकी बुद्धि और विवेक का कारक बुध, गुरु 5वें भाव का स्वामी, शुक्र 9th हाउस में है। शुक्र 9th हाउस, उसका स्वामी शनि, सभी पीड़ित हैं। 6वें भाव से चुनाव संघर्ष आता है। अतः यह चुनावी राजनीति में छल, कपट, भ्रष्टाचार का उपयोग करेगी। यह कुंडली भी इनकी बताती है, इसीलिए करते हैं। इनकी कुंडली उसी तरह के योग की है जैसे प्राचीन समय में हम कहानियों में सुनते थे कि कैसे सूदखोर व्यापारी भोले भाले गांव वालों को अनुचित ब्याज के साथ उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह के हैं। और मैं आपको बताता था, इनका सूर्य मंगल से पीड़ित है, शनि सूर्य के नक्षत्र में। इस तरह के लिए ये हमेशा तानाशाही का रवैया रखते हैं। चौथा घर जो होता है संजय जी, खेती का होता है, किसानी का। और चौथा घर जो होता है विश्वास का होता है, श्रद्धा का। एक विषय बहुत आया था, अखबार में आया था, हम उस पर भी करेंगे। देशद्रोह की बात दर्शकों को बता देता हूं। देशद्रोह और राष्ट्र के प्रति छल कपट कैसे देखा जाता है किसी कुंडली में, ये आज दर्शकों ज्योतिष के एंगल से मैं बताने वाला हूं। कुंडली है ये भाजपा की, इसी को मैं आधार बता दे रहा हूं। चौथा घर होता है हमारे दर्शकों माता का, तो मातृभूमि का भी चौथा घर हुआ। देखिए चौथे घर में ये पुस्तक है ज्योतिष की, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। इस पुस्तक में नाना प्रकार के सिग्निफिकेंस हैं, मतलब किसके कारकत्व, किसी राशि के, किसी घर के कितने होते हैं। इस पुस्तक को जो ज्योतिष के प्रेमी अपने घर में मंगा के जरूर पढ़ें। तो चौथे घर से संजय क्या देखा गया, प्रजा, रिलेटिव्स, मदर, गुड नेम, फेथ, हार्ट, ट्रस्ट, विश्वास, गारंटी, फॉल्स एलिगेशंस, विक्ट्री, प्योर एंड स्टडी इंटेलेक्ट, करेक्टर, साउंड माइंड, चिंतन, मनन, सिंचाई व्यवस्था, खेती, भूमिगत, रेल मार्ग, पुरातत्व की खुदाई, खदानों पर्वतों की कटाई, मनोभाव, गृह प्रवेश, घर में वापसी, वेद शास्त्र को ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का और पशुधन, ये चौथे घर से देखे जाते हैं। तो जब ये दर्शकों कुंडली इनकी देख लीजिएगा, बीजेपी की कुंडली में चौथे घर का स्वामी अपने से 12वें घर में शनि और राहु से पीड़ित हो रहा है, तो इसका मतलब मैं आप दर्शकों बताता हूं कि यह पार्टी बेसिकली वो काम कर रही है जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के हित में नहीं होगा। जैसे एक उद्योगपति का सारा जो खुलासा विदेश में हुआ है, ये पार्टी उसको डिफेंड कर रही है, सारे सांसद उसके पीछे उसको बचाने में लगे हुए हैं। ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की बदनामी के साथ साथ संजय जी सबसे ज्यादा देश का नुकसान हो रहा है। देश का नुकसान इस अडानी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी नाम हो उनका सज्जन, हम पहले तो मैं ये बात कह दे रहा हूं कि इसमें देश का जो नुकसान हो रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि इससे देश की जांच एजेंसियों पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, डेमोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, सेबी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश के विदेश में बैठे लोग, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसा भारत है, लालची, स्वार्थी और भ्रष्टाचारी लोगों का भारत है। तो ये इमेज भी तो खराब हो रही है। तो उस इमेज को खराब हो रही है, इसका मतलब आप देखिए, राष्ट्रहित किसी को गाली देने से नहीं होता है देशद्रोह। अगर आप देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई भी कार्य करते हो, मैं भी अगर कोई कार्य करूंगा तो वो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। तो मैंने ज्योतिष के अनुसार दर्शकों आपको बता दिया
कि भाजपा की कुंडली में देशद्रोह के, राष्ट्र के विरुद्ध, राष्ट्र के साथ अनुचित कार्य करने वाले सारे योग हैं, चाहे वो ड्रग्स का कारोबार का हो, चाहे वो सेक्स क्राइम का हो, चाहे वो जाति मतलब धर्म की राजनीति करने वाला हो, कि जैसे कि वो सांप्रदायिक दंगे कराने वाला भी हो, क्योंकि चौथे घर से प्रजा आती है। और आपको पता है संजय जी कि जब ये विपक्ष में होते थे तब ये सांप्रदायिक दंगे देश में होते थे, इनमें इन्हीं का रोल होता था। आज ये सत्ता में है तब भी ये सांप्रदायिक दंगे करा रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी ये जो कटेंगे बटेंगे, जो इनकी सोच आई कैसे, ये इनके ग्रहों के कारण आती है, क्योंकि इनके चौथे घर का स्वामी शनि अपने से 12वें घर में, तीसरे में राहु और शनि से पीड़ित है, जिसके कारण ये पार्टी जो है जब तक रहेगी देश में तब तक। और चौथा घर मानसिक शांति का भी होता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है। मैं दर्शकों आपको फिर बता देता हूं, अपनी सारी जो भी मेरी 20 साल की आध्यात्मिक जर्नी, मेरी यात्रा हुई है, जब मैं 20 साल पहले हनुमान जी के आशीर्वाद से जुड़ा, मैं अपने सारे उस साधना का सार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये पार्टी जब तक, मेरी बात लिख के रख लीजिए, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये पार्टी जब तक देश में रहेगी संजय जी, इस देश में कभी भी आर्थिक प्रगति नहीं होगी, प्रजा कभी सुखी नहीं होगी। आज आपके 80 करोड़ 5 किलो अनाज पर टिके हुए हैं, कल को वो 100 करोड़ भी 5 किलो अनाज पे आ जाएंगे, क्योंकि ये उनका खून चूसने वाली पार्टी है। उनके प्रजा, क्योंकि प्रजा का घर का स्वामी चौथा घर होता है, उसका स्वामी अपने से 12वें घर में चला गया, लॉस में। ज्योतिष समझने वाले मेरे सिद्धांत को समझ जाएंगे, अपने से 12th में गया और पीड़ित हो गया। तो ऐसे केस में इस पार्टी के रहते हुए कभी उम्मीद मत कीजिएगा कि इस देश में कभी डेमोक्रेसी बच पाएगी, रह पाएगी, लोग सुख शांति से, प्यार सौहार्द से रहेंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। राजीव जी, आपने कहा था कि राहुल गांधी की जन्मपत्री बहुत अच्छी है और संत का उनका योग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें देशद्रोही साबित करने को लगी हुई है और कह रही है कि विदेशी ताकतों के इशारे पे जब जब पार्लियामेंट शुरू होती है तब तब यह हल्ला शुरू कर देते हैं। तो सच क्या है? ये जो राहुल गांधी पे आरोप लग रहे हैं ये सच है, या जो आप बताते हैं राहुल गांधी के बारे में ये सच है? बहुत अच्छी बात। देखो, ये दर्शकों राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। मैंने आप लोगों को कई सारे प्रोग्राम में दिखाई है। राहुल गांधी का 19 जून 1970 का जन्म है, तुला लगन की कुंडली, लग्न में बृहस्पति है, जिसके पहले सिद्धांत आप लोगों को बता देता हूं। जिस व्यक्ति के लग्न होता है हमारा फिजिकल बॉडी, शारीरिक शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसके लग्न में बैठे आप बृहस्पति, 5वां घर बुद्धि का होता है, 9वां घर आपका नैतिकता का होता है। इसी से आप समझ जाइए, अगर आपको इतना नहीं आता तो मैं सुधांशु त्रिवेदी की तरह से फर्जी ज्योतिष करने वाला नहीं हूं, वो फर्जी जोशी है। दर्शकों आज मीडिया के लिए बताते तो मेरे से प्रेडिक्शन लेके वो अपने आकाओं को बताया करता था, अपना गुडविल बना के बैठे हुए थे वो सज्जन, लेकिन कोई वो जोशी वोशी कुछ नहीं है। उनको इतना कभी ज्योतिष का बेसिक समझ में आ जाए तो सोचिए वो उनका जीवन तर गया। तो लगन में जिसका बृहस्पति बैठा होगा तो लगन हो गया आपका शरीर की जो पर्सनैलिटी है पूरी, और 5वां घर बुद्धि का, 9वां घर नैतिकता का होता है, इथिक्स का, नैतिकता का, न्याय का। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को मिलती है। 7वीं दृष्टि का मतलब होता है संजय जी 180 डिग्री सामने देखना। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है, तो 5वें घर पे भी दृष्टि आ गई, 9वें घर पे भी दृष्टि आ गई। ऐसा व्यक्ति कभी देशद्रोह का काम कर सकता है? असंभव। ऐसा व्यक्ति क्योंकि भक्ति के भाव को भी देख रहा है। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, प्रियंका गांधी की कुंडली में भी बताया था, 9वां घर दर्शकों भक्ति का होता है, जो चैंटिंग होती है, मंत्र जाप करना, मंदिर जाना, और तीर्थ देखा जाता है, तीर्थ देखा जाता है 9वें घर से, 5वें घर से भक्ति देखी जाती है, चैंटिंग जप करना। तो राहुल गांधी की कुंडली में भक्ति और जो है क्या नाम है आध्यात्म, दोनों के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति तो संत होगा। इसीलिए मैंने बार बार कहा आपके प्रोग्राम में, और राहुल गांधी की कुंडली मैंने दर्शकों जैसे बताया कि चौथा घर जिसका मजबूत होगा उसके अंदर अटूट श्रद्धा होगी। ऐसा व्यक्ति मातृ भक्त होगा, अपनी माता का भी भगत होगा, जैसे राहुल गांधी के अंदर देख लीजिए। इसी से समझ जाइए, जो अपनी माता का सम्मान करता हो वही व्यक्ति अपनी मातृभूमि का भी सम्मान करेगा, क्योंकि दोनों चीजों को 4th हाउस से देखा जाता है कुंडली में। मतलब अपनी ओन मदर और मदरलैंड, इसको तभी आप कर सकते हो जब तक आपका 4th हाउस स्ट्रांग नहीं होगा। तो राहुल गांधी की कुंडली में शनि उनका बेशक 7वें घर में नीच का है, लेकिन 10वीं दृष्टि से अपनी राशि को, मकर को देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति
हमेशा बहुत मतलब कट्टर जो है देशभक्त होगा। साथ में मैंने नैतिकता और एक बता देता हूं, जिसका 9वां घर पीड़ित होगा वो कभी भी व्यक्ति देशभक्त नहीं होगा, वो हमेशा अनुचित कार्य करेगा, क्योंकि 9वां घर नैतिकता का होता है। संजय जी, हम आम जिंदगी में जानते हैं, बुद्धिजीवी हमें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की नैतिकता मर गई है। जब आप अपराध करते हो, छल कपट करते हो, धोखाधड़ी करते हो, जब आपकी नैतिकता मर जाती है। और मजे की बात देखो, नैतिकता ही का घर जो है वही भाग्य का स्थान माना गया है। सो अनैतिक कार्य कर ही नहीं सकते, तो अनैतिक कार्य की बात नहीं है। श्रद्धा विश्वास आपका अटूट है, तो व्यक्ति तो ये क्या नाम है, संत है। मैंने आपको कहा भी था, और जो राहुल गांधी ने करके दिखाया, चैलेंज है ये, जो संबित पात्रा और वो निशिकांत दुबे जैसे जो चमचे लोग हैं, जो पता नहीं भगवान जाने कैसे जनता इन लोगों को चुन लेती है। मुझे तो जनता के ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दुख लगता है कि ऐसे नेताओं को भी हमें देखने को मौका मिल रहा है कि जिनको ये नहीं पता है। आप इनका चैलेंज है इन लोगों को कि आप 2 किलोमीटर भी पैदल चल के दिखा दो। उन्होंने तो पूरे देश को नापा है पैदल चल के, और एक टी शर्ट में। तो ये संत प्रवृत्ति के, इसी को आप अपने प्रोग्राम में कह भी रहे थे कि राहुल गांधी के अंदर ऐसी क्या चीज है। ये तपोबल क्यों आया है? बृहस्पति के 5वें और 9वें घर और लगन पर दृष्टि के कारण इस व्यक्ति के अंदर तपोबल बहुत अच्छा है। और जब आपके अंदर, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये गीता है, गीता में भी भगवान ने निरंतर तपोबल की महिमा की बात कही है। तो तपोबल जब आपका ज्यादा होगा, तब आपको सुख दुख और सर्दी गर्मी इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के साथ उनके जितने मित्रों ने धोखा दिया, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो आपके क्या नाम है यूपी के भी कई है, आरपीएन सिंह है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के गए, लेकिन राहुल गांधी ने उफ नहीं करी। किसी को बुरा भला कहा है? बता दो कहीं भी। आप कोई मीडिया बाइट दिया उन्होंने कि अपने मित्र जो उनको छोड़ के धोखा देके गए, जो जब तक सत्ता में रहे मलाइयां खाई, सत्ता की इनका नाम का सहारा लेकर के, लेकिन उनके प्रति कभी बुरा शब्द नहीं कहा है। तो ये सब चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि उसके वो भगवान कृष्ण गीता में 12वें अध्याय में कहा है ना, समय शत्रुचा मित्रेचा तथा मान अपमाने हो सीतेष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है। भगवान खुद कहते हैं कि जिसके अंदर समता का भाव होता है, स्टेट ऑफ इक्वलिटी, सुख दुख में समान रहे, शत्रु और मित्रों में समान रहे, और जो है सर्दी गर्मी में समान रहे, ऐसा भक्त उनको हमेशा प्रिय है। तो ये मैंने इसीलिए बात की, ही हैज ओवरकम हिज एंगर विद कंपैशन वायलेंस। और 9वां घर आपका कंपैशन का भी होता है, जो दया करुणा होती है, वायलेंस विद लव। रिमेंबर, अनलेस यू आर कंपेंसेटेड यू कैन नॉट काउंटर क्लेश, अनफुलफिल्ड डिजायर, fear, anxiety, jealousy, and anger are all causes of unhappiness. Find out the root cause of them and try to overcome that. It is called knowledge. Learn to differentiate between actor and action. Remember, no living being wants unhappiness. Everyone has the fundamental right of happiness. Happiness is really a mindset, a mental attitude. Root cause of unhappiness is avidya. तो ये जो हैप्पीनेस है वो चौथे घर से देखी जाती है। इसीलिए आप देखिए कि 10-12 साल से सत्ता में रहने के बावजूद भी संजय जी भाजपा को असंतोष और अनहैप्पीनेस है, असंतुष्ट है हमेशा। और जहां तक आप महाराष्ट्र झारखंड की बात कर रहे हो, भाई देखिए, हमारी देशी भाषा में कहती कौन सी घुइयां उखाड़ ली आपने? अरे वो 2.5 साल से तो आप महाराष्ट्र में बैठे थे, आप ही की सत्ता थी, सारी मशीनरी आपकी सेट की हुई थी, और 10 साल से आप हरियाणा में थे। तो अगर मोदी जी के भक्त अंधभक्त ये सोचे मोदी जी ने बहुत बड़ा ग्राफ बन गया, तो उनकी भूल है ये, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेट उनके पास थे। तो आपने, कहते हैं ना, अपना लंगोट ही बचा पाए हो आपने अपना लंगोट बचा, कोई राज्य तो ऐड नहीं किया था। जबकि इंडिया अलायंस के केस में JNK नाम से एक नया राज्य उनका ऐड हुआ है उनकी टैली में। जब हम किसी की टैली परफॉर्मेंस देखते हैं कि भैया तेरे नंबर कितने आए, 10 आए कि 10 से ज्यादा आए, तो वो हमको उस तरह से देखना चाहिए। आपका राज्य था, आपने वहां की मशीनरी का इस्तेमाल करके पूरी तरह से आपने हेरा फेरी करी, वो आपके सामने ही है। और मैं अब आपके सामने एक बहुत चौंकाने वाली चीज बताने जा रहा हूं। एक मिनट पहले मुझे ये और बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी की जन्मपत्री में प्रधानमंत्री बनने का कभी योग है या नहीं है? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी से ज्यादा अच्छे स्टार्स प्रधानमंत्री बन, क्योंकि मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज 2 ग्रहों से आती है, सूर्य और मंगल से। राहुल गांधी का सूर्य जो है 9वें घर में बैठा है, दया करुणा किया। वो एक बहुत अच्छा गाइड, मेंटोर बहुत अच्छा हो सकता है।
काउंसलर हो सकता है, और मंगल उनका जो है वो भी वहीं बैठा है 9वें घर में। 10वें घर से संबंध नहीं आ रहा है। प्रियंका की कुंडली में 10वें घर में मंगल है और सूर्य की लगन पर दृष्टि है, तो इसलिए प्रियंका के स्टार्स ज्यादा इंडिकेट करते हैं एक अच्छे प्रधानमंत्री वाले गुण के। और संबित पात्रा जैसे जो मैंने आपके जो एमपीज हैं और बीजेपी के अंधभक्तों को कहता हूं, कभी इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। ये प्लेनेट एंड डायनेस्टी है। ये पुस्तक है जो मैंने आपके बहुत शुरुआत के प्रोग्राम में दिखाई थी, नेहरू डायनेस्टी। आप जब इस परिवार के ऊपर देशद्रोही और इनके परिवार के मेंबर्स को आप देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहते हो, तो इस पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। नेहरू जी के सगे चाचा पंडित दीनानाथ कौल एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और मैंने इस पे प्रोग्राम में, आपके पिछले प्रोग्राम में लास्ट ईयर बताया भी था कि मोतीलाल नेहरू बहुत पैसे वाले नहीं थे शुरुआत के दिनों में। उनके अपने कई सारे बच्चों के साथ एक कमरे के मकान में मुट्ठीगंज है, पता नहीं कौन सा इलाका है इलाहाबाद का, वहां रहते थे वो। तो नेहरू जी की कुंडली बहुत मजबूत है कि नेहरू जी के जन्म के बाद उनको एक बड़ा केस पटियाला महाराज का मिला था, वहां से उनको मोटी अच्छी फीस मिली, उसके बाद उनकी वकालत चल पड़ी और फिर पैसा बहुत कमाया उन्होंने। तो इस तरह से फिर वो रिच होते चले गए। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी अपने बारे में कहते हैं, ऐसे ही बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं नेहरू जी भी। और उन नेहरू जी से तुलना करोगे जिन्होंने अपने जीवन के, एक बच्ची थी उनकी, एक बेटी थी, उस बेटी का उन्होंने बचपन देखा नहीं, और 11-12 बरस जेलों में रहे हैं। वो उन्होंने संघर्ष देखा। उस परिवार को आप लोगों आसानी से कह देते हो। और ऐसे लोग कह रहे हैं संजय जी जिनका राजनीति, देश की आजादी में 0% कंट्रीब्यूशन था, जो अंग्रेजों का लोग, जैसे मैं इतिहास की किताबें पढ़ता हूं कि जिनको अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई, और हमेशा गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी वाले जो आंदोलन करने वाली टीम थी उसके साथ विश्वासघात किया, वो लोग आज देशद्रोह का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर। कितने दुख की बात है। चलते चलते एक चैलेंजिंग हॉरोस्कोप में इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि ये जो है, आप कह रहे थे चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, तो वो वाली बात कौन सी थी? हाँ, चौंकाने वाली बात पहले तो यह है कि इंडिया की ये कुंडली मैं दिखा रहा हूं आपको। इंडिया की कुंडली, भारत की कुंडली है, और मैंने आप लोगों को, दर्शकों दिखाया था कि मंगल का गोचर दिखाया था इसमें आपके, कि मंगल जब कर्क राशि में आया था तो मंगल ने क्या, इसमें आपकी हॉरोस्कोप की मैं फिर बाद में बात करूंगा, कि उस मंगल के गोचर ने, जब कर्क राशि में मंगल आया, उस कर्क राशि में मंगल हमारे इस भारत की कुंडली को जो मैंने दिखाया वो 12वें घर का स्वामी, 12वां घर विदेश का होता है, तीसरे घर में आया था चंद्रमा के ऊपर, और वहीं पर शनि भी बैठा है। इसीलिए विदेश में कोई भी हमारा किसी व्यक्ति का कोई घोटाला सामने आए या सरकार का है, बात एक ही है, आपकी देश की प्रतिष्ठा पर अगर आंच तभी आती है जब आपका 7वां घर पीड़ित हो या 12वें घर का संबंध आपका आ जाए 10वें घर से। तो याद रखिएगा कि ये जब मंगल आया, तो इस मंगल ये 25 अक्टूबर के आसपास आया था, जहां तक मुझे याद है। और उस मंगल ने जो है आकर के एक बड़ा खुलासा अमेरिका में जो किया, जो कि आप लोगों की मीडिया दिखाती नहीं है। उसमें आने वाले समय में क्या क्या होने वाला मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन ये इतना बड़ा कांड हुआ कि एक उद्योगपति जिसको आप अपने देश के सारे रिसोर्सेज हैंडओवर कर चुके हो, उसके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है। हम तो बचपन में संजय जी ये सुनते आए थे कि बड़े आदमी को अपनी इज्जत का इतना खतरा होता है, एक जरा सा छींटा लगने पर लोग सुसाइड कर लेते थे पूर्व काल में, एक जरा छींटा लग जाए उनके लिए अरेस्ट होना अरेस्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर बदनामी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इतनी बड़ी बदनामी हो गई कि उस व्यक्ति के नाम में अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है, और हमारा देश मीडिया चुपे हाथ पे हाथ रखे लोग बैठे हुए हैं और अंधभक्त तालियां बजा रहे हैं और उसमें कुछ भी जो है बातें नहीं कर रहे। अरे भाई इन लोगों से ये पूछो, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, भाजपा के लो आईक्यू प्रवक्ताओं को अदानी का बचाव करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी सरकारी ऑफिसेज में, हम जब मंत्रालयों में जाते हैं ना संजय जी, तो वहां साफ साफ लिखा रहता है कि रिश्वत देना और लेना दोनों कानूनी अपराध हैं। आप हर दफ्तर में जाइए, लिखा रहता है। और इस अपराध को रोकने के लिए एक विजिलेंस का नंबर भी वहां पर लिखा रहता है, विजिलेंस की टीम का भी, डिपार्टमेंट का। तो इन प्रवक्ताओं को बचाव कर में ये कहना चाहिए कि इस घोटाले में तो विपक्षी तो जब लिखा हुआ तो अब आपने किसी ने रिश्वत दी या किसी ने रिश्वत दी, दोनों ही अपराध हो गए। अब इन प्रवक्ताओं को बचाव में यह कहना चाहिए इस घोटाले में तो विपक्षी राज्यों के नाम है
परंतु ये महोदय भूल गए कि कानून क्या है। अगर इन राज्यों में भी जो विपक्षी राज्यों के नाम ले रहे थे, छत्तीसगढ़ के और दूसरे राज्यों के, उड़ीसा के, इनसे पूछिए कि आपने अगर ये मान लिया कि हमारे राज्य में नहीं हुआ, विपक्षी राज्य में हुआ है, तो एडमिट तो कर लिया ना आपने कि रिश्वत दी गई है। जब एडमिट कर लिया तो भेजो जेल में। आपने जेल में क्यों नहीं भेजा जब आप खुद एडमिट कर रहे हो? इन्होंने तो ये मान लिया कि कम से कम विपक्षी राज्य सरकारों को रिश्वत दी गई है, तब भारतीय कानून के अनुसार रिश्वत देने वाले अदानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या नरेंद्र मोदी और संपूर्ण सरकार कोर्ट में यह एफिडेविट दे सकती है? मोदी का इन राज्यों से कोई लेना देना नहीं है। दे दें, मोदी जी एफिडेविट लिख के दे दें कि भाई छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और बंगाल और हमारा उड़ीसा से कोई लेना नहीं, हम यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो बीजेपी शासित राज्यों के प्रधानमंत्री, लिख के दे दें। तो जब मोदी जी लिख के नहीं दे सकते, मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री हैं, तो ये अपराध में मोदी जी भी उतने ही भागीदार माने जाएंगे क्योंकि वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये यूएस के डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार क्राइम भारत में हुआ है तो वहां का पीएम भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि वो व्यक्ति। क्या नरेंद्र मोदी संपूर्ण अच्छा, सेकी एक जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और मैंने आपको बताऊं, देखो दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं संजय जी, क्या मतलब लक स्टार्स हैं कि जिस दिन वो गौतम अदानी जी उस मंत्रालय में जाते हैं जिस मंत्रालय के खुलासे में आज पूरी दुनिया में उनका नाम बदनाम हो रहा है। पहली बार गए थे जब वो सेक्रेटरी से मिलने गए, और हनुमान जी की कृपा से उसी दिन मेरी भी एंट्री होती है और मेरी मुलाकात हो जाती है, मतलब सेम डे एंट्री हुई है। तो मैं आपको बताऊं, सेकी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये भारत सरकार का हिस्सा है। सभी स्टेट गवर्नमेंट इस सेकी से ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट करती हैं। तब तो ये करप्शन भारत सरकार के द्वारा हुआ, तो करप्शन भारत सरकार का हो गया ना। जहां तक भाजपा शासित राज्यों की बात है, वहां पर तो सीएम पूरी तरह से गुलाम होते हैं पीएमओ के। आप बता, पीएमओ के इंस्ट्रक्शंस में वो नौकरी जैसी काम कर रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि अदानी जी आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, हम फाइलें लेकर आप ही के आ जाएंगे, वहीं साइन कर दीजिएगा। तो इसलिए वो रिश्वत वहां पर देगा क्यों आदमी, जब वो आप खुद चीफ मिनिस्टर जाकर के वहां जाकर फाइल साइन करा, रिश्वत तो वहां दी जाती जहां अड़चन आ रही हो। तो इसलिए ये समझ लीजिए, एक में चलते चलते इन सज्जन की फिर डिटेल में आज फिर वो ऐसा मौका हो जाता है, समय ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं एक ज्योतिष के नाम पर, हितैषी होने के नाम पर ही बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। समय अगर आप बात करना चाहे तो मैं समय है, आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक हॉरोस्कोप है, ये गौतम अदानी जी की हॉरोस्कोप है, और गुजरात के एक बड़े नामी ग्रामी जोशी ने दी थी। और उससे भी ज्यादा आपको बता दूं, मेरा तो ज्योतिष पर ही चर्चा हुई थी, तो अदानी जी ने तो उस समय मतलब भावुक होकर के दे दी, क्या किया सब उन्हीं का दिया हुआ हिसाब किताब है। ये इनका 30 जनवरी, इसमें तारीख और टाइम दिया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सब दिया हुआ है। सॉरी, मैंने गलत हॉरोस्कोप दिखाई, वो मैंने सेबी की हॉरोस्कोप दिखाई। मैं आज सेबी का देखना, आज सेबी का डेटा छोड़ रहा हूं, आज इन पर बात करूंगा। ये है गौतम अदानी जी की हॉरोस्कोप। इसमें 24 जून 1962 का इतवार संडे का दिन है, और 5:05:08 मैंने करेक्शन भी किया है, 5:08:58 पे अहमदाबाद का जन्म है इनका। इनका वृषभ लगन है, और इनका भी वही लगन है जो मेरा भी टॉरस लगन है, वृषभ लगन है। इनके लगन में बुध है, सूर्य इनके दूसरे घर में है, धन भाव में। शुक्र इनके आपके तीसरे घर में, लग्नेश जो है शुक्र होता है वृषभ का, तीसरे घर में राहु के साथ है। इनके 9वें घर में शनि मकर राशि का वक्री है और केतु के साथ है। 10वें भाव में चंद्रमा और बृहस्पति है, गजकेसरी योग बना रहा है, जबरदस्त पावरफुल योग होता है। और मंगल इनके 12वें भाव में। तो मैं आपको बताता हूं, ये हॉरोस्कोप किसी मजबूत धनाढ़ हॉरोस्कोप है, ये कंफर्म करती है भाई इनकी कुंडली में ग्रह योग तो बहुत अच्छा था जो आज इस मुकाम पे पहुंचे। मैं गौतम अदानी जी से ये कहूंगा कि आपका इस जन्म का नहीं, ये पिछले जन्म का पुण्य है, क्योंकि वो तो भाई ग्रहों के हिसाब से आपको मिला है जो जीवन में आपने पाया है। लेकिन आगे एक चीज पूछूंगा मैं, थोड़ा विषय से हट गया, लेकिन मेरे मन में बड़ी उत्सुकता होती है। आप लोग जो पंडित जी लोग हैं वो कह देते हैं कि कोई आदमी जब मैं दुखी देखता हूं तो आप लोग कह देते हैं कि ये पुराने जन्म का पाप है इसका, जो इस जन्म में भोग रहा है। मैंने राजीव जी, मेरे मन में कई सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेकर उठते हैं। 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, और लोग कहते हैं, मैं पूछता हूँ कि 2 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा, इसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। तो पंडित जी लोग कहते हैं कि ये इसके पिछले जन्म के संस्कार हैं, अब भोगने पड़ने हैं। तो मेरा सीधा डायरेक्ट भगवान जी से सवाल है, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि भगवान जी मिलते नहीं है मेरे को। मेरा सवाल ये है कि जब पिछले जन्म में पाप किए तो भगवान जी को सेटल स्कोर पिछले जन्म में कर देना चाहिए,
उसको जब वो बूढ़ा हो जाए, उसके हाथ गल जाए, उसमें कीड़े पड़ जाएँ, उसका जितना बुरा हाल हो उतना बुरा हाल हो जाए। अगले जन्म में जब वो बच्ची बन गया 2 साल की, उसे पता ही नहीं उसे पिछले जन्म में क्या किया। उस जन्म में उसको कष्ट दे रहे हो, उसे पता ही नहीं कष्ट क्या दे दिया। तो ये पिछले जन्म की बातें क्या मूर्ख बनाने के लिए होती हैं? नहीं, पिछले मूर्ख बनाने के लिए नहीं, नहीं। आप पहले पहले इस विषय पे बता दीजिए, फिर आप बढ़ा लीजिए बयान। बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसमें नॉलेज जाएगी दर्शकों के सामने। यह है, देखिए, कुंडली किसी की भी कुंडली हो, 5वां घर जो होता है पूर्व पुण्य भाग्य का होता है, और 9वां घर होता है आपका सत्कर्म करने का। इस जन्म में, इस जन्म में जो अच्छे कर्म करते हैं वो 9वें घर में भाग्य स्थान में है। वो गुरु का स्थान इसलिए कहा गया, गुरु का मतलब है नॉलेज, ज्ञान और अध्यात्म का घर भी है। तो 5वें घर में जो पूर्व पुण्य भाग कहा गया है कि अगर पिछले जन्म में आपने अच्छे पुण्य किए हैं तो ऐसे लोगों का 5वां घर बड़ा अच्छा होता है। तभी उनको ईश्वर का नाम जपने का भी मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी और बच्चे भी होंगे। और मोहन भागवत की तरह से नहीं जो वो कह रहे हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करो। अरे भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, अपने हाथ में थोड़ी है वो। तो अगर ऐसा होता तो हर आदमी अपनी मर्जी से बच्चे पैदा कर ले, करके दिखा देना। तो इसलिए वो विषय उनका नहीं है, उनको नहीं, वो ज्योतिष। तो 5वां घर जिसका मजबूत होगा तो वो अच्छे संस्कार लेके पैदा होगा। ये, और मैंने बताया जैसे गौतम आनंद जी बहुत बड़ा राइज क्यों किए, क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग अच्छे थे। अब आप पता है कि क्यों हमारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा गया है कि सत्कर्म करो। सत्कर्म करने का मतलब है जो आपके पुण्य जो एक्युमुलेट होते हैं वो 9वें घर में एक्युमुलेट होते चले जाते हैं, और ये 9वां घर आपका अगले जन्म में जो है 5वां घर बनता है। तो याद रखिएगा कि जो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ये चाहते हो कि हम इस जन्म में ही बिना कष्ट के अगला जन्म हमें मिले, किसी का भी मिला, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे किसी का, या मोक्ष मिले, उसका डिसीजन आपके 9वें घर से होता है। तो बीजेपी की कुंडली में आपको बताओ कपट योग है, छल कपट का योग है। कपट कपटी कपटी इंसान होता है ना, जिसके मन में हमेशा दुराचार ही रहेगा, निंदा करना, झूठ बोलना, वो उनका कपट योग है। ये जो बच्ची का आपने केस सुनाया, आप निश्चित रूप से देखिएगा उसके 5वें घर में पीड़ा होगा, उसकी आयु कम होगी, तो कोई कॉज बनेगा। और उसमें जैसे अगर सेक्स की बात आपने की तो आप 1000 केस मेरे सामने ले आइए, वीनस मंगल का योग होगा, और अगर उसकी हत्या भी की जा रही है तो शनि का योग भी होगा। तो इसके बिना वो आपका एंड नहीं हो सकता उस अपराध में। मेरा सवाल ये है कि हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, 2 साल की बच्ची के संग भगवान बलात्कार क्यों होने देते हैं? फिर भगवान क्या सोते वो पिछले जन्म की साइकिल आ रही है ना। मैंने देखो जो ग्रह बैठे हैं, आपको पाप, आपको दंड पिछले जन्म में देना चाहिए भगवान जी को। नहीं नहीं, क्यों देंगे? याद नहीं होगा। नहीं, बच्ची को बिल्कुल ठीक करें भाई। आपको आयु का आपको पता है, आपकी सांसें पूरे निश्चित हैं। आपकी सांसें, एक इंसान, एक हेल्दी आदमी 1 मिनट में 14 सांस लेता है। 21,600 सांस लेते हो आप 24 घंटे में, 21,600। तो इसी तरह हम कहते हैं ना हमारी सांसें हम लिखवा के लाए हैं। तो वो आयु का विषय तो वो नहीं है। अगर उसका देखिए उसने अपराध करता रहा कोई व्यक्ति इस जन्म में और उसकी मृत्यु हो गई तो उसका खाता तो ऐड हो गया, आपको निगेटिव बैलेंस हो इकट्ठा है। अब नेगेटिव बैलेंस कहां पूरा करोगे? अगले जन्म में। जैसे डेबिट क्रेडिट होता है ना आपकी बैलेंस शीट में, तो अगर जब आप मेरा सवाल राजीव जी, शायद मैं बता नहीं पा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको उसी जन्म में दंड क्यों नहीं मिल रहा है? अगले जन्म में तो याद ही नहीं होगा उसको कि मैंने पिछले जन्म में अपराध किया। भगवान जी उसके आखिर के जीवन में उसको दंड दे देना। फिर दूसरी तरफ आप कहते हो कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो हमारी 84 लाख जब हम बार पैदा हो जाएंगे उसके बाद कौन याद होगा कि हमने 84 लाख साल पहले, 84 लाख जन्म से पहले हमने पाप किया था? उसी जन्म में नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ये होगा। देखिए, सबसे पहले कर्मा थ्योरी को समझने के लिए आप इसी से समझ लो। एक माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं, ठीक है, अगर कर्मा जो ये किसी भी धर्म में इतनी डिटेलिंग नहीं बताई गई है, ये केवल हमारे वैदिक धर्म में ही इस चीज का एक्सप्लेनेशन किया गया कि आप 4 बच्चे हैं, चारों आपके यहाँ तो इसलिए किया गया है क्योंकि कई धर्म पुनर्जन्म को मानती नहीं ना। इस्लाम में पुनर्जन्म है ही नहीं, या तो नहीं, पुनर्जन्म की बात नहीं है। आप इस प्रश्न का जवाब कौन देगा कि आप एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, माँ बाप चारों बच्चों का पोषण करने वाले एक ही माँ बाप हैं, वो बराबर से पैसा खर्चा कर रहे हैं, बराबर से उनके सुख दुख, लेकिन वो बच्चे अलग अलग कैरियर में जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी बुद्धि और ये सब अलग होता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पूर्व जन्म के कारण जब अलग अलग समय पे आप पैदा हो रहे हो, तो जब पैदा होते जो ग्रहों की स्थिति, सबकी कुंडली, जैसे एक हाथ की रेखा पूरी दुनिया में आपकी 800 करोड़ आबादी है ना, 800 करोड़ लोगों की हाथ की रेखा एक सी नहीं होंगी। इसी तरह कुंडली आपको मिलना मुश्किल हो, कुंडली मिलेगी तो लगना आपको वो क्या नाम है दशा मिलना मुश्किल हो जाएगा।
तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ग्रहों की स्थिति से, यही तो हमारी कर्मों के फल देने वाले हैं। मैंने अपने निरंतर प्रोग्राम में कहा है कि ग्रहों के हम अधीन हैं और ग्रह ही हमारे फलों का इस जन्म में या अगले जन्म में निर्धारण करते हैं। तो अगर आपको, जैसे आपने कहा, पाप कर रहे हो, इस जन्म में कर रहे हैं, और आपको मान लीजिए जैसे अदानी जी का ही केस है, अदानी जी का मान लीजिए अच्छा समय चल रहा है, तो वो हो सकता है वो कितना ही गलत काम होते रहे, उनको कोई दंड मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर इस जन्म में उनकी ग्रह दशा वो अच्छे ग्रहों की खत्म हो गई और जैसे पाप ग्रहों की दशा आई, तो अपने जीवन काल में भी वो दुख करके जाएंगे। जैसे सुब्रत रॉय का एग्जाम्पल मैंने आपको सुनाया था, आपको विजय माल्या का भी सुनाया था, जितने भी अपने देश छोड़ के भागे हैं, उस तरह के योग है। तो मैं आपको ये एक डिटेल थ्योरी है, कभी कर्मा के ऊपर बात करेंगे तब है। मैं जल्दी से सौरभ, नहीं, गौतम अडानी की आप कुछ बता रहे थे, जन्मपति होता है वो बता। हाँ, तो मैं इसमें बता देता हूं कि 9वां घर जो होता है, अगर पीड़ित हो तो इमोरलिटी का होता है। इनकी कुंडली में आपका मोदी जी के 2014 में पावर में आने के बाद इन सज्जन का वर्टिकल राइज हुआ। इनका जन्म 24 जून 1962 को मॉर्निंग में 5:08 पर टॉरस लगन में हुआ। लग्न में 5वें घर का स्वामी बुध है, बुध इनका धनेश है, बहुत अच्छा योग है इनका। और इनकी कुंडली में जेल योग भी है। इनकी कुंडली में जेल जाने का योग है दर्शकों, क्योंकि जेल जाने के बंधन, उसको बंधन योग कहते हैं। लग्न इनका पाप कर्त्री में है। पाप कर्त्री होता है पड़ोस। अगर आपके जैसे आप बैठे हैं संजय जी, एक तरफ आपका एक हत्या करने वाला क्रिमिनल बैठा हो, एक तरफ शराबी कबाबी बैठा हो, तो उसको कहते हैं पाप कर्त्री, कि दोनों तरफ तो आपकी मानसिकता उससे प्रभावित होती है। इसको पाप कर्त्री कहते हैं, नेबरहुड। तो इनकी कुंडली में दूसरे घर में भी सूर्य है और 12वें घर में मंगल है। हमने दर्शकों आज आपको फिर समझा देता हूं, मैंने जब राहुल गांधी की बेल की प्रेडिक्शन की थी तब भी बताया था कि बंधन योग, जो जेल जाने के योग होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, वो बता देता हूं। लग्न से अगर दूसरे और 12वें घर में बराबर नंबर प्लेनेट हो, एक सिद्धांत। तीसरे और 11वें घर में बराबर प्लेनेट हो, दूसरा। चौथे और 10वें घर में अगर बराबर प्लेनेट हो तो तीसरा, और चौथा 5वें और 9वें घर में बराबर प्लेनेट तो इससे, या उसकी 12वें घर की दशा आ जाए, या उसका कोई ग्रह अगर सर्प दृष्टिकोण में भी है, जो एक सर्टेन डिग्री होती है सर्प दृष्टिकोण की। सर्प दृष्टिकोण कहते हैं इसको सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाना। आपको बंधन में ये क्या होता है, पहले के टाइम में हथकड़ी बांधी आती है तो वो बंधन योगी है। तो वो एक आप चाहे वो सांप के जरिए बांधे या कैसी करो। मेघनाथ ने जब हनुमान जी को बांधने के लिए नागपाश चलाया था, तभी तो वो बंधक बना के लेके गया था रावण के सामने। तो मैं दर्शकों की जानकारी के बताता हूं, इनकी कुंडली में जेल योग है। दूसरी बात है, इनकी कुंडली में मुझे लग रहा है अगला प्रोग्राम इनके ऊपर एक और करना पड़ेगा। मैं इतना ही बता देता हूं कि इनके लिए जो अभी मंगल 7 दिसंबर को, आज क्या नाम है, अभी एक दिन पहले जो मंगल चेंज हुआ है, 5:03 पर मंगल चेंज हो गया है। और मंगल जब इनके कर्क राशि में आया, तो भारत की कुंडली का लगन और इनकी कुंडली का लगन एक ही है, इसलिए मैंने भारत की कुंडली इनके साथ दिखाई है दर्शकों आज आपको। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत में भी भूचाल आने वाला है, इनकी जिंदगी के साथ साथ भारत में भूचाल होने वाला है, कि इनके ऊपर जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो भारत के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होगी। भारतीय इकोनॉमी के लिए और भारत की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। भारत की जांच एजेंसियों के लिए, सेबी के ऊपर सब फंसने वाले हैं। वो देखिए, छींटे ही पड़ने की बात है ना। तो मैं मंगल जो है वक्री होकर के मिथुन राशि में जाएगा। भारत की कुंडली में मिथुन राशि में 0 अष्टक वर्ग के बिंदु हैं, अष्टक वर्ग के बिंदु 0 हैं। और भारत की कुंडली में जब मंगल 24 जनवरी को पहुंचेगा, 21 जनवरी को पहुंचेगा, वो बहुत खतरनाक है समय है। तो 7 दिसंबर से गौतम अडानी जी के लिए और भारत के लिए एक अशुभ समाचार आने का भयंकर योग शुरू हो चुका है। और मंगल दंड देने वाली कार्रवाई का है। मंगल चूंकि 12वें घर का लॉर्ड है, 12वां घर जेल का होता है। देश के लिए जेल नहीं देखी जाएगी, देश के लिए 12वां घर अपमान का भी होता है। तो इन कंट्री के लिए अपमान देखा जाएगा, व्यक्ति विशेष के लिए जेल की बात देखी जाएगी। और मंगल पुलिस और एजेंसी का कारक है। अगर वहां पर इंटरपोल या वहां की कोई पुलिस, जो भी एफबीआई है, जैसे सीबीआई है वहां अमेरिका में, एफबीआई है, तो अगर वो कोई कार्रवाई आगे फर्दर करती हैं और वहां की कोर्ट इस आदेश को एग्जीक्यूशन कराने के लिए ऑर्डर करती है, तो वो सब चीजें इनकी इस समय ग्रह योग के कारण दिख रही है। एक चीज और मैं इसमें दुखद देख रहा हूं, सूर्य इनका 64 नवांशा लॉर्ड और 22 दृष्टिकोण लॉर्ड है, जो मैं अक्सर बीमारियों में 2 ग्रहों को अवश्य देखता हूं। शुक्र इनका 6वें घर का लॉर्ड भी है। 6वां घर बीमारी का होता है और शरीर, लग्न का स्वामी है, तो शरीर का लॉर्ड भी वही है शुक्र।
वो शनि और मंगल दोनों से पीड़ित है। मैं आपको बता देता हूं 2008 से, ये देखिए मैंने लिखा है उसमें, ये इनका सूर्य और जुपिटर का सूर्य के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है और चंद्रमा साथ में बैठा है, इसलिए ये एक सरल और अच्छे इंसान है, परंतु इनकी कार्यशैली, सहयोगी, इंटेंशंस, एक्टिविटीज, एसोसिएशन हमेशा डाउटफुल और इमोरल, घटिया से घटिया तरीकों से अपनी ग्रोथ करना, क्योंकि तीसरा घर जो है ग्रोथ का होता है, 11वां घर भी ग्रोथ का होता है। एक इंसान को देखिए, बहुत आप अच्छे इंसान हैं, आपको ड्रग्स की या आपको क्या नाम है मारपीट करने की किसी को लत लग जाती है, इसी तरह से कुछ लोगों को होता है कि उनको अनैतिक कार्य से पैसा कमाने की लत लग जाती है, वो हमेशा हेरा फेरी से कमाएंगे। आप कितने ही अच्छे व्यक्तित्व, लेकिन वो लत का काम से उनकी एडिक्शन आता है ये। और इनके जो नेटवर्क के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग नहीं देखे जाएंगे। डिटेल में हम फिर दोबारा बात करेंगे। अनएथिकल मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा ब्लैक मनी का जैसा यूज भी इनकी सोच में जरूर होना चाहिए। 2008 से मैं आपको बताता हूं इनके ऊपर, फिर डिटेल में मैं अगले प्रोग्राम में करूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। ये दर्शकों बता देता हूं किन ग्रहों के प्रभाव में, वो तो बता दे। 2 बार ये जो है किडनैप हो चुके हैं, और किडनैप होकर उन्होंने फिरौती देकर के ये छूटे थे। 26/11 के घटना में जब आतंकवादी हमला हुआ था बंबई में, उस समय भी ये उनको जान के ऊपर खतरा आ गया था। जिस होटल में थे, ताज होटल में, उसमें आग लग गई थी और दम घुटना की जैसी चीज हो गई थी। तो इनको जीवन में जब ये देखा गया, तो जो ग्रहों की इनकी अभी दशा चल रही है, इनकी दशा अभी केतु में, वीनस में राहु शुरू चल रही है। केतु में, वीनस में राहु, ये दशा इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। और इनकी अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। मैंने दर्शकों को दिखाया था, ये शनि की 7.5 का ये किताब है, शनि की 7.5। तो इनकी शनि की 7.5 चल रही है, दूसरी ढैया है। और मजे की बात देखिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस समय शनि कुंभ राशि में इनके 10वें घर में आते हैं, उनकी दूसरी ढैया चल रही थी। और वहां से इनके देखो लगातार इनके ऊपर छींटे पड़ते चले आ रहे हैं और ये गिरते चले जा रहे हैं। और अभी शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में जब जाएगा, उनकी आखिरी ढैया शुरू होगी। मैं इस कुंडली में डिटेल में फिर अगले प्रोग्राम में बार बार कह रहा हूं, कहूंगा इनके लिए बहुत बड़ा पैसे का नुकसान होने वाला है इनके जीवन में। और इस साइकिल को 30 साल पहले भी कभी इन्होंने देखा होगा कि बहुत बड़े लॉस के रूप में, जहां पर 30 साल का मतलब 1994 में ये कुछ भी नहीं थे। तो ये इनकी कुंडली इस ग्रहों के योग में दिखा रही है, राजा से रंक होने वाली स्थिति को दिखा रही है। क्योंकि राजा से रंक होने की इसलिए कहानी मैं संजय जी आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनकी कुंडली में इनके कॉर्पोरेट के बहुत बड़े नामी गिरामी व्यक्ति में हैं, जो खुद गुजरात के थे। उन्होंने मुझे बताया था ये किसी दिन मरेंगे, जरूर मरेंगे। इस सेंस में कहा था कि बोले इतने कर्जे के साथ कोई आदमी कैसे जिंदा रह सकता है। संजय जी, इनकी जितनी ग्रुप की टोटल प्रॉफिट है, उसका इनका 10 गुना इनके पास लोन है। इनके पास टोटल लोन लगभग देश और विदेश का 3 लाख करोड़ के आसपास है। ग्रुप की आमदनी जो है 30,000 करोड़ के आसपास है। ऐसा कुछ मैंने प्रोग्राम में कहीं राइटअप में पढ़ा था। एक्चुअल फिगर भी अगले प्रोग्राम में दूंगा। तो ऐसे केस में जब आप सोचिए, विदेशों में संजय जी हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रिटी होती है ना, जो आपकी इज्जत, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। जिस दिन वो आपने इज्जत खो दी, वहां पर देश में तो आपकी बैंक सरकार के डंडे में पैसा दे देंगी, वहां पर कोई पैसा नहीं देगा आपको। तो इनकी अभी इस केस के बाद में बाहर की फंडिंग तो रुक जाएगी, अब नहीं मिलेगी। कोई इन्वेस्टर वहां पर पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा। दूसरा, इनके प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम आपने किए ही है। तो जब मैंने आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट लोन लेकर के लगाए थे, किसी लिए लगाए थे कि मेरा 30,000 करोड़ का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ का हो जाएगा और मैं जल्दी से कर्जा चुका दूंगा। अब वो प्रोजेक्ट आपके छीने जा रहे हैं। तो जब आपके पास बिजनेस होगा नहीं, कर्जा उतना का उतना खड़ा है, ईएमआई और इंटरेस्ट का बढ़ना होगा, लोन फर्दर आपको मिलेगा नहीं, तो ये इनका राजा से रंक होने का ग्रह योग संकेत दे रहा है। और अगला प्रोग्राम हम करेंगे बाद में। लेकिन संजय जी, एक छोटा सा आपने मुझे इतना ये सारी बातें जो अशुभ है, वो टाइम और बता दीजिए कि इस साल से इस साल तक इनका नुकसान हो जाएगा। ये देखिए, टाइम तो मैंने आपको बताया, ये जनवरी 2023 से शुरू हुआ है और इनके लिए खतरनाक पीरियड जो है 25 और 26 बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी मार्च, ये आपका मानना है कि ये 26 तक, 25 बहुत ज्यादा, बहुत डेंजरस है 25। मतलब अगला साल इनके लिए राजा से रंग बन जाएंगे, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, उसको हम ज्योतिष की भाषा में ये कहते हैं। हम राजा और रंग ज्योतिष की भाषा नहीं है, ज्योतिष की भाषा मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब डेथ लाइक सिचुएशन बनना। और इनके हेल्थ के भी मैंने बताया कि दोनों तरह से देखी जाती हैं।
पैसे का नुकसान भी और स्वास्थ्य की कोई बड़ी चैलेंजिंग समाचार आ जाना। चलते चलते दर्शकों, अब मैंने आपने मुझे बहुत समय दे दिया, मैं बताना चाहता हूं कि 11 तारीख को गीता जयंती है। वो उस दिन उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, और मोक्षदा एकादशी इसलिए कही जाती है कि गीता वास्तव में मोक्षदायिनी है। जो गीता का पाठ कर लेगा उसको साक्षात मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ने इतने साधन बताए हैं अपने जीवन आत्म उद्धार करने के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, बहुत सारी बातें कही हैं। तो उसका छोटा सा राइटअप मैंने बनाया था, मैं जल्दी से पढ़ के सुना दूंगा बस। गीता योग शास्त्र है, इसकी ग्रंथ रूप में रचना महान युग दृष्टा महर्षि वेद व्यास जी ने की, जो महर्षि पाराशर के पुत्र और महर्षि वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, ग्रैंडसन थे। ये अष्ट चिरंजीवी जो हैं उनमें से एक है। भगवान परशुराम और हनुमान जी भी अष्ट चिरंजीवी हैं। वर्तमान में इस महान ग्रंथ की उपेक्षा के कारण ही समाज में वैमनस्य, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, भेदभाव, जाति, धर्म जैसे सामाजिक और मानसिक दुष्परिणाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य का नैतिक और आत्मिक पतन तेजी से हो रहा है। संतों का चोला, संजय जी ध्यान से सुनिएगा, संतों का चोला पहनकर शासन में बैठे लोग कटेंगे तो बटेंगे जैसा निम्न स्तर की बातें करने लगे हैं। संतों के चोला पहनकर कटेंगे तो बटेंगे जैसी बात करने वाले लोग, ऐसे महापापी लोग चैप्टर 12 में, गीता के जो गीता है इसका चैप्टर 12 में वो जरूर उसका अध्ययन करें। चैप्टर 12 में जो भगवान ने इनके बारे में क्या कहा है वो उस कथन से कोसों दूर है। ये भक्त हो नहीं सकते। दरअसल संत के चोले में ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। चैप्टर 12 के श्लोक नंबर 13 में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया कृत मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों में द्वेष रहित, मित्र भाव तथा दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में समान रहने वाला, क्षमाशील होता है, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ये तो भैया कटेंगे तो बटेंगे कह रहे हैं, तो ये तो प्राणियों में द्वेष रहे तो छोड़े, द्वेष भी देश देख रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और टोपी पहन करके पब्लिक की पहचान करते हैं। ये कोई कहता है इनके पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकालो उनको, ये भगोड़े हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें की जाती हैं। तो ये प्राणियों में द्वेषभाव कर रहे हैं। तो भगवान की इस व्याख्या में ये भगवान के भक्त नहीं हो सकते, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के। और मैंने इसलिए आपका प्रोग्राम में कहा भी था, रामायण में भी इस चीज का वर्णन आया है। और आगे देशवासी चिंतन करें, क्या संघ मोदी, शाह, आदित्यनाथ, विष्ट, भाजपा के समस्त नेता प्रवक्ताओं में ये गुण है जो भगवान ऊपर बता रहे हैं, तब ईश्वर की दृष्टि से तो ये सभी राक्षस हैं। और मुझ में, अब भगवान कहते हैं अगले एक श्लोक नंबर 2 में, मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते सद्या परोपेस्ता से ते में युक्त तमा मता। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त अतिशय श्रेष्ठ हैं, श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे अनुसार योगियों में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने सब कुछ अपना भगवान को अर्पण कर रखा है। हिपोक्रेसी, भगवान चैप्टर 16 के इन्हीं राक्षसों की जो आज जितना आप सदन में देख रहे हो, आज मुझे इसलिए कहना पड़ा कि इनके अंदर हिम्मत कैसे हुई किसी को देशद्रोही और राष्ट्र द्रोही कहने की। मैं आज इनके बारे में बताना चाहता हूं। मैंने कुंडली आपके सामने चर्चा की थी। भगवान 16 चैप्टर में राक्षसों के गुण बताते हुए कह रहे हैं, और वो सब के सब गुण इन लोगों में मिलेंगे जो सत्ता में बैठे हैं। हिपोक्रेसी, एरोगेंस, प्राइड एंड एंगर, स्टर्नेस एंड इग्नोरेंस, these are the marks of person who is born with demonic properties, राक्षसी प्रवृत्ति से। और जो राहुल गांधी के अंदर है वो गुण ये बताए हैं। देखो राहुल गांधी को कंपेयर कर सकते हो, सब्लिमिटी, फॉरगिवनेस, फॉर्टिट्यूड, एक्सटर्नल प्यूरिटी, बियरिंग एनिमिटी टू नन, किसी से कोई शत्रुता नहीं, एब्सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, साधारण रहता है, एक ही कुर्ता पजामे में, एक टी शर्ट में रहता है। These are the marks of him who is born with divine properties, मतलब जो देव गुण लेके पैदा हुआ है। अपने आप को ही श्री भगवान चैप्टर 16 के 17वें श्लोक में कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, इंटॉक्सिकेटेड बाय वेल्थ एंड ऑनर, धन और मान के मद से युक्त, नाम मात्र के दिखावा वाले, यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, इनका दंड कैसा लिखा है,
आप कह रहे हैं ना, आपका वो प्रश्न का जवाब हो रहा है कि भाई उस बच्ची का क्या दोष था, इसमें प्रश्न का जवाब ले, भगवान कृष्ण सिलसिलेवार बता रहे हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष रखने वाले होते हैं। ऐसे द्वेष रखने वाले पापियों, हेटर्स, सिंफुल, क्रूअल एंड वायलेस्ट और कुकर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में, मतलब राक्षसी योनियों में पटकता हूं, भगवान कह रहे हैं। गोली मारो सालों को, ये कहने वाले भाजपा के नेताओं आदित्यनाथ, मोदी, शाह, अंधभक्तों को भगवान की स्पष्ट चेतावनी है ये, कि मैं ऐसे लोगों को बार बार राक्षसों की योनि में पटकता हूं। फेलिंग टू रीच मी अर्जुन दोज स्टूपिड पर्सन्स, भगवान कह रहे हैं फेलिंग टू रीच में, श्लोक नंबर 20 में, फेलिंग टू रीच मी अर्जुन दोज स्टूपिड पर्सन आर बॉर्न लाइफ आफ्टर लाइफ इन डेमोनिक वॉर्म्स, राक्षसों के जन्म कोख में जन्म लेते हैं, एंड देन वेरिटी सिंक डाउन टू ए स्टिल लोअर प्लेन, डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, these triple gates of hell bring about the downfall of the soul. These are, one should shun all these. मतलब काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं, ये मनुष्य का पतन करते ही करते हैं, जो आप इस सत्ता में देख रहे हैं। एक सेकंड, मेरा सवाल है, ये कौन सा ग्रह है कि जो मोदी जी 25-26 साल से लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, भगवान की तो कृपा है तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, तभी तो मुख्यमंत्री हैं। अगर ये बुरा काम कर रहे हैं तो भगवान जी इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए हैं? नहीं, वो फिर आप इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने कहा ये पिछले जन्म की जो ग्रह दशा आई, अब अदानी ने अगर पैसा कमाया, अदानी ने बुरे दिन भी देखे हैं, 2 बार किडनैप हो गए बेचारे, मरते मरते बचे, लेकिन आप बहुत पैसा कमा रहे तो उनके ग्रह अच्छे आए, तब तो मिला था पैसा। तो उसको ग्रहों की साइकिल से समझना पड़ेगा। जब आप ज्योतिष का कभी मेरे को क्लासरूम में बैठाएंगे तो मैं बता दूंगा इससे स्पीड में इनका राजयोग है, इससे स्पीड में इनको जूते पड़ने वाले। ये आराम से देखा जा सकता है, एक ही जीवन में देखा जा सकता है। मैं आगे जल्दी से बताता हूं। गीता के उपदेश में केवल संजय जी 4 ही व्यक्तियों का वर्णन है, धृतराष्ट्र, अंधे और नेत्रहीन है। हमें समाज में, देश में, अपने आप में देखना चाहिए हम चारों में से कौन से हैं। आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। गीता में 4 ही व्यक्तियों का वर्णन है, धृतराष्ट्र जो अंधा है, नेत्रहीन है, संजय जिसके बाद दिव्य दृष्टि है, संपन्न में जो विजन है, जिसके बाद जो दूरदृष्टि है, जो देख सकता है मेरे जैसा व्यक्ति, मैं देख सकता हूं उनका डाउनफॉल। आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा जीते, मैं ये देख रहा हूं कि इन्होंने अपनी लंगोट बचाई है, तो आपने कहां से, भाई मैं एक साधारण सा आदमी हूं, मैं ये समझूंगा कि आपने कौन से नंबर बढ़ाए। आप अगर 3rd डिवीजन आ रहे, 3rd डिवीजन नहीं हो, अरे 3rd की 2nd डिवीजन आके दिखाते तो हमें समझ में आता। और उसमें भी मोदी जी प्रचार ही करना बंद कर दिया उन्होंने। और इतने तरह के जो षड्यंत्र आपके सामने आ रहे हैं, ये आपके अपमान नहीं है, इतना खुलासा हो रहा है, इतनी थूथू हो रही है, सारी एजेंसियों को गाली पड़ रही है, ये कम बदनामी है। अब गीता में भगवान और अर्जुन का संवाद 18 चैप्टर में 700 श्लोकों में पूर्ण हुआ। इसमें अर्जुन के भगवान से केवल 108 प्रश्न है। देखो 700 श्लोक में वार्तालाप हो रही है, डायलॉग, और अर्जुन ने केवल 108 प्रश्न पूछे थे। आप 108 की संख्या समझते हैं ना, माला वाली, तो भगवान से 108 प्रश्न पूछे थे उसने, अर्जुन ने। भगवान ने गीता केवल अर्जुन को इसलिए सुनाई, उसके निम्न कारण है। अर्जुन के कंफ्यूजन का कारण इमोशनल नहीं अपितु बौद्धिक था, इंटेलेक्चुअल था। वो कंफ्यूज हो रहा था, एक पराक्रमी आदमी हताश हो गया था, तो बौद्धिक था, इमोशनल नहीं था कि वो मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा। वो एक्चुअली वो कंफ्यूज हो रहा था कि इनको मार के मैं करूंगा क्या, तो बौद्धिक था। अर्जुन भगवान के वचनों का गूढ़ अर्थ समझते थे, इसलिए चैप्टर 1 के श्लोक 29 में रथ को दोनों यानी अच्छाई, दोनों सेनाओं यानी अच्छाई और बुराई के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया था। भगवान ने रथ कहां खड़ा किया है, दोनों शत्रु सेना और पांडव सेना, कौरव सेना के बीच में, मतलब एक तरफ बुराई और अच्छाई दोनों तरफ है, उसके बीच में खड़ा किया, खड़ा करने के लिए कहा, अर्थात सारे द्वंद्वों को दूर करने के लिए कहा। तो संजय जी यही जीवन में हमारे होता है कि अच्छा व्यक्ति वही होता है कि बुरे लोगों में बीच के रहकर भी अपने आप को बचा पाता है, उसको अच्छा माना गया। गीता मनुष्य के चरित्र निर्माण में भी अति सहायक सिद्ध हो सकती है। गीता जगत जननी है, किसी को निराश नहीं करती। यहां भगवान ने किसी विशेष, ये सुन लीजिए, सभी धर्मों के लिए है, यहां भगवान ने किसी को निराश नहीं किया, किसी विशेष देश, क्षेत्र, जाति या धर्म की बात ना करके केवल स्वयं और समस्त मानव जाति के कल्याण की बात कही है। उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाकर जीव जगत और परमात्मा का ही व्याख्यान दिया है। गीता के विचार समस्त विश्व, राष्ट्र और संस्कृति के नव निर्माण और उत्थान में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से आज के भौतिक साइंटिफिक वर्ल्ड में
जहां मनुष्य काम, क्रोध, लोभ के कारण सेल्फिश एटीट्यूड के साथ रेस्टलेस होता जा रहा है, सहनशीलता कम हो रही है, सदाचार, नैतिकता खत्म होती जा रही है और फ्रीक्वेंटली डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, नाना प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर का भी शिकार होता जा रहा है, वहां गीता बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके आती है। ये साइकोलॉजी की महापुस्तक है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जिस आध्यात्मिक सत्य की आवश्यकता चाहिए वह केवल और केवल गीता में ही उपलब्ध है। आध्यात्मिक अनुभवों में प्रगति करने का ज्ञान एवं आध्यात्मिक साधना के रहस्य को जानने का ज्ञान भी गीता में ही उपलब्ध है। वेदों का सार उपनिषद है। आप सोचिए 4 वेद हैं, संजय जी 11 उपनिषद हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार जो है गीता को माना गया है। उपनिषदों का समस्त सार केवल गीता में है। भगवत गीता हेल्प us in molding our life on the right path and right karma. It gives instructions to control mind, helps us in achieving the true knowledge and lasting peace, and shows the way to deal with doubt, despair, fear, and anxiety. The aim of Gita is to uplift humanity from ignorance of the materialistic existence through Atmagyan. It tells us the fundamental truth of human life, moral and spiritual values. It explains that real cause of human suffering, miseries, are ignorance and bondage. The Gita beautifully explains the yogas of actions, knowledge and devotion. It teaches faith, divinity and glory of God, discrimination between God and bad tendencies, modes which can influence human conduct and personality. The Gita tells us that the peace and happiness can be achieved when we live according to the fundamental of Karma Yoga. Fundamental of Karma Yoga क्या है कि हर कार्य को, हर कर्तव्य को डिटैच होके करिएगा, फल की इच्छा मत करिएगा, डिटैच होकर करिए। डू दी ड्यूटीज विद सेल्फिश एटीट्यूड, डू दी ड्यूटीज विद सेल्फलेस एटीट्यूड एंड द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ वैराग। गीता इज ए परफेक्ट गाइड एंड मैनुअल विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर राइटियस लिविंग एंड मोटिव अस टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू ज्ञान योग और कर्म योग। चलते चलते सारा ज्ञान दे दिया भगवान ने। आपने, मेरे बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे को, इसलिए मैं इतना भावुक व्यक्ति हूं। आपको बताते हुए, मेरे 5वें घर में चंद्रमा है। 5वां घर इमोशंस का होता है। ऐसे लोगों की टीयर ग्लैंड बहुत पावरफुल होती है। मैं बहुत जल्दी रो भी सकता हूं किसी की दुख देख करके। मेरे कुंडली में योग है और इसलिए मेरे जबरदस्त भक्त भी हूं। मेरी पहचान ही यही है इस दुनिया में, मैं भक्ति के लिए पैदा हुआ था। तो मैं आपको बताता हूं, मैं प्रतिदिन गीता का पाठ करता हूं 20 साल से। प्रतिदिन गीता का एक चैप्टर डेली। विष्णु सहस्त्रनाम भी लाखों करोड़ों बार मैंने किया। मैंने प्रोग्राम में भी कहा था। अंत में भगवान क्या कहते हैं? देखो, भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया अर्जुन को। वो कहते हैं, भगवान अंत में, भगवान का एश्योरेंस क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, मतलब मुझे अर्पित कर दे। तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान को, सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। Resigning all your duties to me, the all powerful and all supporting Lord, take refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not. इसके साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैंने बहुत सारा समय लिया। और हनुमान जी, उन्हीं हनुमान जी को, क्योंकि इन हनुमान जी से ही मेरी गीता पढ़ना, विष्णु सहस्त्रनाम सब वहीं से शुरुआत हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय हनुमान, जय परशुराम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने तक कीमती समय दिया। ये थे राजीव नारायण जी और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार चैनल पर बनाए रखेंगे, ये मेरा यकीन है। शुक्रिया, थैंक यू।